बहुत खूब, बहुत खूब। सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं शैलेश लोढ़ा। आप अच्छी तरह से जानते हैं और आप उसी महफिल में जिसका नाम है बहुत खूब। लफ्ज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मारक होते हैं। कोई भी हथियार शब्दों से बड़ा नहीं होता, शब्द सबसे बड़ा हथियार होता है। तो आइए हम बुलाते हैं उन्हें जिनके पास शब्द हथियार है। हमारे साथ हैं रास बिहारी पांडे। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। बढ़िया हैं। सघनत्व मूछें आपकी कमाल है। ये जो मूछें होती है जीवन में क्या प्रतीक, आपको क्या लगता है मूछें किस चीज का प्रतीक है? मर्दानगी का। अच्छा बहुत अच्छे। आदिकाल से जी, यानी कि आप तमाम उन बिना मूछ वालों के ऊपर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं कि अगर उनके पास मूछ नहीं है मतलब कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये जो मूछें होती है कई किस्म की होती हैं। जैसे हमारे एक मित्र हैं संजय, वो बड़ी अच्छी परिभाषा करते हैं। वो कहते हैं कि मूछें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है गुच्छ मुच्छ, जो आपकी है। एक होती है पुच्छ मुच्छ, जो मूछ भी होती है और पूछ भी होती है। और एक होती है तुच्छ मुच्छ, होती है और नहीं भी होती है। एक साहब हमारे साथ हैं, आनंद गौतम जी। ये देखिए आ गए साहब। आइए आइए आइए। आनंद जी, आपके आने से पहले हम मूछों पे चर्चा कर रहे थे। तो ये है गुच्छ मुच्छ और ये है तुच्छ मुच्छ, है भी और नहीं भी। उसके जो बीच की अवस्था है ये कमाल की होती है, लेकिन इसको मेंटेन करने में ज्यादा दिक्कत होती है। गुच्छ तो मेंटेन हो जाता है, तुच्छ मेंटेन नहीं होता है। चलिए, हम आपका साथ देने के लिए बुला रहे हैं एक प्रतिभाशाली कवित्री जो मेरठ से हमारे साथ है, श्रीमती तुषा शर्मा। आइए तुषा जी, कैसी हैं आप? तो आइए, आप तीनों के लिए एक बार मैं कहना चाहता हूं बहुत खूब। तो चलिए अब महफिल की शुरुआत करते हैं। तो महफिल की शुरुआत तुच्छ मुच्छ से की जाए तो कैसा है? आइए आनंद गौतम। आप सभी का अभिवादन करते हुए कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनाइए। तलाश किराए के मकान की जी। कि नौकरी मिली, वो भी मुंबई जैसे शहर में, और एक रिश्तेदार के यहाँ पहुंच गया बड़ी दोपहर में। दरवाज़ा खटखटाया, एक महिला ने दरवाज़ा खोला। मैंने झट से दोनों चरण स्पर्श किए। महिला हड़बड़ा गई, बोली सोफे पर बैठिए, मालकिन को बुलाती हूँ। मैं रामकली झाड़ू और पोछा लगाती हूँ। बहुत अच्छे। सोफे पर बिठाकर वह तो अंदर चली गई। एक दूसरी महिला आई, चरण स्पर्श की क्रिया मैंने फिर दोहराई तो पीछे हटती हुई बोली, क्या करते हो भाई, चाय पियेंगे अथवा ठंडा? यह पूछने आई हूँ, घर की मिसरानी गंगूबाई हूँ। बहुत अच्छे। पूछकर वह भी अंदर चली गई। एक तीसरी महिला आई, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। एक तीसरी महिला आई, इस बार हमने गौर से निहारा। सफेद साड़ी, साधारण रंग रूप और काया। मैंने अकड़कर कहा, तुम हो इस घर की आया? हाँ। बोली, इसका मतलब रामकली और गंगूबाई ने सही बताया है कि बरेली के पागल खाने से कोई भाग कर आया है। जी। तो बरखुरदार तुम्हारा ठीक होना लगता मुझको नामुमकिन है, और अपन इस घर की मालकिन है। अच्छा। दूसरे दिन जहाँ पहुंचा लाला करोड़ी मल की हवेली में। बोले 3 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन और साथ में गैराज है, और 5,000 रुपयों में 1 महीने तक राज ही राज है। तो सुनकर 5,000 रुपये, अपनी तो रुक गई सांस। हाँ। इतने में लाला बोले, निकालो एडवांस। हाँ। तो मरे से स्वर में कहा, लाला जी यदि गैराज हटा दिया जाए तो किराए में कुछ नरम हो जाएंगे? लाला बोले 100 रुपये कम हो जाएंगे। हाँ। मैंने कहा तंग जगह है, सुबह और शाम खलेगा, यह पकड़िए 100 रुपये एडवांस, गैराज में ही काम चलेगा। यह पकड़िए 100 रुपये एडवांस, गैराज में ही काम चलेगा। बिगड़ गए लाला, बोले भाग जाओ, निकल जाओ इस हवेली से और जाकर दोबारा इलाज कराओ बरेली से। जब व्यक्ति हर ओर से हताश निराश हो जाता है तो ज्योतिषों और तांत्रिकों के पास जाता है। तो ऐसी एक ज्योतिषी से मेरी भेंट होती है। तो देखिए क्या होता है कि चौथे दिन जा टकराया फुटपाथ पर बैठे एक ज्योतिषी से। ज्योतिषी बोला, जो पूछोगे बतलाऊंगा।
21 रुपए नगद धरवाऊंगा और कल्लू की अम्मा किसके साथ भाग गई ये मंगलवार को बताऊंगा। जी तो मैंने कहा किस भ्रम में हैं आप, मैं नहीं हूं कल्लू का बाप। तो बोले क्या फर्क पड़ता है, कल्लू के नहीं तो मल्लू के, लल्लू के अथवा बल्लू के हो गए। और मुसीबत तो भैया कभी भी जाग सकती है, अभी तक नहीं भागी कल को भाग सकती है। कल को भाग सकती है। मैंने कहा ये 21 रुपये नगद संभालो और मेरे भाग्य का ऊँट किस करवट बैठा है बता दीजिए, और कौन महापुरुष किराए का मकान देगा उसका पता दीजिए। कि ज्योतिषी बोला किराए का मकान ढूंढना कोई हंसी खेल है, इस मामले में तो अपना भी ज्योतिष फेल है। जानते हो ये 1.5 मीटर फुटपाथ 3 घंटे के लिए किराए पर मिला है। क्या बात? 9 बजते ही पंडित तोताराम शास्त्री का बोर्ड उतर जाएगा। 9 बजे से 12 बजे तक एक MBBS डॉक्टर आएगा और 12 से 3 बजे तक एक केमिस्ट की दुकान और 3 से 6 बजे तक मुर्दों के लिए कफन का सामान। इसी तरह ये फुटपाथ 24 घंटे शिफ्ट में चलता है और हमारे यहाँ दहेज में 1 मीटर फुटपाथ गिफ्ट में मिलता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत मुंबई जैसे शहर में। तो अंत में होकर हताश आत्महत्या के लिए करने लगा उपयुक्त स्थान की तलाश। पहुंचा चौपाटी किनारे, बुरा हाल था प्यास के मारे। तो किनारे पर पड़ी हुई नजर आई एक विस्की की बोतल और देखते ही बोतल मैंने फैसला किया कि आज आत्महत्या नहीं करूंगा, अब करूंगा कल। जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला यूं करता हुआ एक जिन्न निकल कर बोला कि क्या हुक्म है मेरे आका। मैंने आओ देखा न ताओ किराए के मकान का रख दिया प्रस्ताव। तो जिन्न बोला मांग कुछ भी मांग मेरे आका, लेकिन किराए का मकान मत मांग मेरे आका। यदि किराए का मकान ही मुझको मुंबई जैसे शहर में मिल पाता तो मैं अपनी जिंदगी इस दारू की बोतल में बिताता। क्या बात है, बहुत इस दारू की बोतल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुंबई में सब कुछ मिल सकता है लेकिन किराए का मकान नहीं मिलता। रास बिहारी पांडे, इनकी पत्नी मकान ढूंढ रही थी किराए का, तो जो एजेंट होता है वो मकान दिखाने ले गया। रास बिहारी साथ नहीं थे, तो पत्नी ने मकान देखा, बड़ा पसंद आया और कहा कि भाई मेरे पति यहाँ नहीं है, मेरे कवि पति हैं, प्रोग्राम में गए हुए हैं, कल जब वो लौट के आएंगे फिर हम ये मकान फाइनल करेंगे। एजेंट बोला आज फाइनल कर लीजिए, ऐसे पति तो हजारों मिल जाएंगे, ऐसा मकान वापस नहीं मिलेगा। तो जीवन में मकान मिलना बड़ा कठिन काम है, और कठिन काम तो इंतजार करना भी है, लेकिन आप कीजिए। मैं यूं गया यूं आया, फिर कहते हैं बहुत कुछ। स्वागत है आपका बहुत खूब में फिर से। अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं, कई कवि ऐसे होते हैं जो एक विशेष विधा में लिखते हैं। जो हास्य कहता है वो हास्य कहता है, जो व्यंग कहता है वो व्यंग कहता है, जो श्रृंगार कहता है वो श्रृंगार कहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका सारी विधाओं पर अधिकार होता है। तुषार शर्मा जितने अच्छे प्रभावी ढंग से गजलें कहती है, उससे ज्यादा प्रभावी ढंग से वो राष्ट्रहित की बातें भी करती है। एक राष्ट्रहित की अनुपम कविता के लिए मैं बुलाना चाहता हूं तुषार शर्मा। मैं जिसकी नित्य प्रति आराधना किया करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। एक कश्मीर की रचना मैं पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। जब करगिल का युद्ध हुआ और वो काफी चर्चित रही रचना, मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। देखिएगा। देखो सुंदरतम घाटी की लहू लहू तस्वीर है, अब तेरे घावों का गिनना मुश्किल है कश्मीर है, अब तेरे घावों का गिनना मुश्किल है कश्मीर है। ये कैसा दुर्भाग्य देखिए, लाशों के अंबार लगे, धरा गगन बस्ती जंगल सब करने हाहाकार लगे। वाह वाह वाह। जीवन के अभिलाषी मानव जीने से बेजार लगे, रोटी से बढ़कर मनुजों को बारूदी हथियार लगे। क्या बात है? बारूदी हथियार लगे। शोणित जैसा लाल हो गया, शोणित जैसा लाल हो गया, झरनों का जोनी। हाय 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 भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मुश्किल है कश्मीर, क्या बात है तुषार, बहुत अच्छे। अब तेरे घावों का गिनना मुश्किल है कश्मीर है। भोली भाली जनता पर ये
कैसे अत्याचार हुए, सुंदर शाल जहां बिकते थे लाशों के बाजार हुए। बहुत अच्छे, वाह, वाह। इस घाटी में रहने वाले यूं भी तो लाचार हुए, सारे वादे सब समझौते रेतीली दीवार हुए, क्या बात है? रेतीली दीवार हुए। इस संकट से कैसे उभरे, इस संकट से कैसे उभरे, ये संकट गंभीर है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे तेरे घावों भाई, बहुत बढ़िया, गिनना बहुत अच्छे। मुश्किल है कश्मीर है। माताओं के बेटे गुम हैं, बहनों ने भाई खोए, कब्रों से शमशानों तक जाने कितने योद्धा सोए। वाह। भय में डूबी मानवता ने ये कैसे सदमे ढोए, नदियों ने अपने दिल थामे छुप छुप कर पर्वत रोए, वाह, 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 छुप वाह। छुप कर भाई, बहुत अच्छे। पर्वत रोए। लगता है डल झील हमारी, लगता है डल झील हमारी अश्कों की जंजीर हाय, 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 है। तेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, गिनना बहुत बढ़िया, मुश्किल बहुत है अच्छे। कश्मीर। और अंतिम बंद देना चाहती हूँ, माँ भारती के चरणों में समर्पित करती हूँ, स्वागत। आप सबके हवाले से देना चाहती हूँ। देखिएगा, तन मन धन जीवन सब अपना इस भू पर कुर्बान है, तन मन धन जीवन सब अपना इस भू पर कुर्बान है। इसकी रक्षा में मिटने को तत्पर हर इंसान बहुत अच्छे। है। यह भारत का शुभ्र मुकुट है, गौरव की पहचान है। क्यों दे दें कश्मीर किसी को, ये भारत की शान है, वाह, वाह, वाह। ये भारत की शान है। इसके दुख दर्दों में शामिल, इसके दुख दर्दों में शामिल हर मानव की पीर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब तेरे घावों का गिनना मुश्किल है कश्मीर है, अब तेरे घावों का गिनना मुश्किल है कश्मीर है। देखो सुंदरतम घाटी की। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुषार, बहुत बढ़िया रचना आपने सुनाई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ज्यादातर लोग जब कोई महिला कविता पढ़ती है तो ये उनकी अपेक्षा होती है कि वो श्रृंगार पे बात करेगी या सौंदर्य पे बात करेगी या जिसका पति दूर चला गया है, साजन दूर चला गया, उस विरह पे बात करेगी। लेकिन देश के दर्द की बात आपने बहुत प्रभावशाली ढंग से कही। मैं एक बार आपके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं। लेकिन अगर कवित्री विरह की, प्रेम की, श्रृंगार की बात न करे तो किसी की जिम्मेदारी तो बनती है। रास बिहारी पांडे ये काम करते हैं, उनके गीतों में प्रेम छिपा होता है। प्रेम किसके प्रति, प्रेम किसका किसके लिए, ये तो वही बताएंगे, लेकिन बताएंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब, लीजिए ब्रेक के बाद आ गए हैं हम हमारे खास सेगमेंट में जिसका नाम है भोजपुरी बयार। और इस सेगमेंट में हम एक अपनी भाषा की कविता सुनवाते हैं और उसके लिए हमारे पास है रास बिहारी पांडे। आइए रास बिहारी। तो हमारे जीवन में धन लक्ष्मी का जो महत्व है जी, इसका जो उपयोग दुरुपयोग है, इससे जुड़ा एक गीत देखें। स्वागत। बड़का गवैया के नेता अभिनेता के राजा प्रजा सबका के भावेलू, ए लक्ष्मी मैया तू सबके नचावेलू, ए लक्ष्मी मैया। आदमी के भगिया के डोर तोहरा हाथ में, बढ़ी जाला मान तू रहेलू जेकरा साथ में। तोहरा कृपा से न काम रुके कोनो, बैठल मनई के चट दौड़ावेलू, ए लक्ष्मी मैया सबका नचावेलू, तू सबके नचावेलू, ए लक्ष्मी बहुत अच्छी, मैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस सदी में जो सबसे बड़ा काम लक्ष्मी मैया ने किया जी, क्रिमिनल के तने कैबिनेट में बैठवलू, अपना सवारी के जेट में बैठवलू। बहुत अच्छे। तोहरे से चारों धाम दिल्ली या बम्बे
तू ही रूस अमेरिका लंदन घुमावेलू। क्या बात है। ए लक्ष्मी मैया तू सबके नचावेलू, ए लक्ष्मी मैया। और आखिरी बंद देखें जी। गैर होखे कतनो तू आपन बनावेलू, हाँ। कबो कबो अपनों में फूट डलवावेलू। क्या बात है। क्या बात। तोहरे से कायम बा दुनिया के हलचल, तू ही रामायण महाभारत करावेलू। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। लक्ष्मी भाई बहुत बढ़िया। मैया तू सबके नचावेलू, बड़का गवैया के नेता अभिनेता के, राजा या प्रजा सबका के भावेलू, ए लक्ष्मी मैया तू सबके नचावेलू, ए लक्ष्मी। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। रास बिहारी पांडे ने बिल्कुल ठीक कहा कि लक्ष्मी सबको नचाती है। अब आप जब ये सुना रहे थे मुझे अचानक एक कथा याद आ गई, और जाते जाते आज मैं यही तोहफे के रूप में आपको दे सकता हूं कि भगवान विष्णु के पास एक बार लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों पहुंच गए और कहने लगे कि भाई हमसे ये बताइए आपको हम दोनों में से ज्यादा प्रिय कौन है। अब बड़ा कठिन सवाल, ईश्वर करे तो करे क्या, किसे कहें कि तुम ज्यादा प्रिय हो तुम नहीं हो। अब ईश्वर ने कहा क्या किया जाए भाई, कैसे बताऊं लक्ष्मी जी ज्यादा प्रिय है। नहीं बोले आपको बताना पड़ेगा कि हम दोनों में से आपको अच्छा कौन लगता है। अब ये कमाल का सवाल है भाई, दोनों में से अच्छा कौन लगता है, लेकिन ईश्वर ने इसका तोड़ निकाला। बोले मैं सोच लेता हूं कि दोनों में से अच्छा कौन लगता है। तुम दोनों एक काम करो, सामने वो जो पेड़ है वहां तक जाओ, उस पेड़ को छू के आओ, तब तक मैं सोचता हूं कि दोनों में से अच्छा कौन लगता है। अब लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों पेड़ के पास चले गए और जब आने लगे तब विष्णु भगवान ने कहा अब मैंने फैसला कर लिया है कि अच्छा कौन लगता है। अच्छे तुम दोनों ही लगते हो, बस शनिदेव तुम जाते हुए अच्छे लगते हो और लक्ष्मी तुम आती भी अच्छी लगती हो। तो जीवन में जब कोई जाता है तब तो अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन मैं जानता हूं आपको इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरा जाना इसलिए जरूरी है कल मैं आते हुए आपको अच्छा लगूं, फिर कहेंगे बहुत खूब।